डियर स्टूडेंट, आपके टॉपिक है जनरल साइंस के अंदर केमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तत्व मतलब एलिमेंट, यौगिक मतलब कंपाउंड, मिश्रण मतलब मिक्सचर। आज हम जो पढ़ेंगे वो तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं के से मिलकर बनता हो और उनको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, ना तो भौतिक प्रक्रम से ना ही रासायनिक प्रक्रम से। उन्हें कहते हैं तत्व। तत्व कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक परमाणुविक तत्व, द्विपरमाणुविक तत्व, चतुष्परमाणुविक तत्व, और अष्टपरमाणुविक तत्व, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, आयरन। ये सब है एक परमाणुविक तत्व, क्योंकि ये एक परमाणु से मिलकर ही बनते हैं। उसी प्रकार द्विपरमाणुविक तत्व, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हैं द्विपरमाणुविक तत्व। इसी प्रकार से चतुष्परमाणुविक तत्व, जैसे P4, और अगर हम अष्टपरमाणु तत्वों की बात करें तो S8। इस तरह से अलग अलग प्रकार के परमाणु परमाणुओं की संख्या मिलकर तत्वों का निर्माण करती है। ऐसा हमारे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी है। यदि हम बात करें आज भौतिक उनके तत्वों का वर्गीकरण, तो वहां पर जब हम आवर्त सारणी को वर्गीकृत करते हैं तो आवर्त सारणी में भी तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, और उसमें जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया है वो एक परमाणु तत्व मानते हुए ही व्यवस्थित किया गया है। चाहे वहां पे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, सबको एक तत्व परमाणु मानते हुए ही किया गया है। अब तत्वों के बारे में कुछ विशेष प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे तत्वों की संख्या, तत्वों के प्रकार, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी जहाँ बुक्स है उस बुक के अंदर ये कहा गया है कि तत्व जो हैं वो 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं, लेकिन अभी जुलाई 2019 के अंदर भी 121 नंबर तत्व भी खोजा जा चुका है। तो अब तत्वों की संख्या लगातार क्रमशः बढ़ती जा रही है। तो अब 121 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से 94 जो तत्व हैं वो 94 तत्व तो नेचुरल है, प्राकृतिक तत्व हैं, और 94 के बाद जो तत्व हैं वो सब कृत्रिम तत्व हैं, मानव निर्मित तत्व हैं, क्योंकि वो नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उनको निर्माण किया जाता है, ना कि वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो कुल 121 तत्व, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। बुक से अकॉर्डिंग 118 तत्व और प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी तत्वों के बारे में। अब तत्वों का यदि हम वर्गीकरण की बात करें, तत्वों को हम बेसिकली तीन भागों में बांट सकते हैं। यदि मैं आपको आवर्त सारणी के आधार पर बताऊं, जैसा कि आपने अन्य अध्याय में भी पढ़ा होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग व्यवस्थित हैं। इसमें यहाँ जो ब्लॉक है वो S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है और ये F ब्लॉक है। इस प्रकार से हम जितने भी जैसे हमें अपने रहने के लिए हमने अपने रहते हैं वहां पे हम उसको घर कहते हैं, इसी प्रकार से तत्वों को जो रखने का इंतजाम है उसको हम आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी में अगर हम बात करें, यहाँ जो 7 तत्व हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये 7 तत्व केवल उपधातु हैं। उसके बाद ये जो सभी तत्व जिनको मैं शेडेड कर रहा हूं, S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ये सभी तत्व जो हैं ये धातु होते हैं। जबकि केवल ये जो 7
6 या 7 तत्व हैं, इनको हम उपधातु कहते हैं, और जो सिर्फ इतने इतने जो तत्व हैं यही उपधातु अधातु कहलाते हैं। इस तरह से आवर्त सारणी का अधिकतम भाग, मतलब अभी तक जो तत्व खोजे गए हैं उन तत्वों में से अधिकतम तत्व जो हैं वो धातु हैं, जिसमें एस ब्लॉक पूर्णतः धातु है, डी ब्लॉक पूर्णतः धातु है, एफ ब्लॉक पूर्णतः धातु है, जबकि पी ब्लॉक जो है उसके अंदर कुछ जो बाईं तरफ वाले तत्व हैं वो धातु हैं, जबकि दाईं तरफ वाले जो कुछ तत्व हैं वो अधातु हैं, और जो कुछ सर्पिल श्रेणी में व्यवस्थित हैं 6 या 7 तत्व हैं, उनमें कुछ अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मानते हैं, तो वे जो तत्व हैं वो उपधातु हैं। उनका उदाहरण हो जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कुछ उपधातु की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। धातु या मेटल। धातु या मेटल के बारे में अगर आपको समझना है तो बहुत से गुण तो हम अपने आसपास के वातावरण से ही समझ सकते हैं। जैसे आपने आसपास सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, लोहा, ये कुछ धातु हैं जो धातु के उदाहरण हैं जो हमारे आसपास काम में लिए जाते हैं। इनके गुणों को अगर आप याद कर लो तो धातुओं के गुणों को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपके सामने इन सब की बात करें तो ये सभी जो धातु हैं वो कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, कठोर प्रवृत्ति के हैं, ठोस भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और इनका गलनांक वह क्वथनांक वो उच्च होता है। आपने देखा होगा सोना, चांदी ये तो सब ठोस तो होते ही हैं, कठोर है, आसानी से मुड़ते भी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इनका गलनांक, गलनांक का मतलब वो तापमान जिस तापमान पर हम इनको ठोस से द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, और क्वथनांक वह तापमान जिस पर हम द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा सोना, चांदी हम बाहर धूप में पड़े रहते हैं, हमारे जो जितने भी बर्तन हैं वो भी सब लोहे के या पीतल के या तांबे के होते हैं, तो वो भी आसानी से गलते नहीं हैं, द्रवित नहीं होते, क्योंकि उनका गलनांक व क्वथनांक काफी उच्च होता है। तो इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। हालांकि इनमें कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों के बारे में ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से एक अपवाद है हीरा, इनमें एक अपवाद है पारा, मरकरी। पारा जो है वो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपने जो थर्मामीटर होगा देखा होगा, उस थर्मामीटर में चमकती हुई वस्तु होती है, वो चमकती वस्तु कौन सी होती है? पारा। तो वो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। इसके अलावा मैंने कहा कि धातु जितने भी होते हैं वो कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, तो इनमें से फिर भी एक अपवाद है कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये कुछ धातु होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं, ये कठोर नहीं होते, एकदम पनीर जैसे होते हैं, आसानी से ही चाकू से काटे जा सकते हैं। तो ये दो अपवाद हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करें धातु, आपने देखा होगा कितनी दूर बिजली, घर में बिजली बनती है पर हमारे घरों में बिजली पहुंचाई जाती है, वो बिजली जो पहुंचती है वो इन्हीं तारों के द्वारा ही पहुंचती है। तो इस प्रकार जब कोई धारा का प्रवाह अपने अंदर करने देता है तो उनको कहते हैं सुचालक, जो धारा का प्रवाह करने में। अगर हम करंट लकड़ी में से पास करेंगे तो लकड़ी करंट को अलाउ नहीं करेगी, प्लास्टिक अलाउ नहीं करेगी, पर अगर हमारे पास चांदी, सोना, अगर चांदी, सोना या किसी के भी ऐसे धातु के तारे होंगी तो वो धारा का प्रवाह करती है। इसका मतलब जितने भी धातु होते हैं वो धारा के सुचालक होते हैं, धारा के भी सुचालक होते हैं। एक दूसरी बात, आपने इस प्लास्टिक को एक तरफ से गर्म किया और इधर से पकड़ोगे तो आपको गर्माइश नहीं आएगी, लेकिन अगर ये धातु का बना हुआ इधर से गर्म करोगे तो इधर से रोड भी गर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार जितने भी धातु होते हैं वो ताप के भी सुचालक होते हैं।
ताप के सुचालक होते हैं। धारा के भी सुचालक है और ताप के भी सुचालक होते हैं। उसके बाद आपके सामने सोना, पीतल, लोहा रख दिया जाए, चांदी रख दी जाए, तो आप उनको पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर धातु की अपनी एक विशिष्ट चमक होती है। धातु चमकदार होती है। उसके बाद धातु आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय होती है मतलब यदि हम उनको सतह को पीटते हैं तो सतह को पीटने से वो फैल जाती है। और आघात वर्धनीयता का जो गुण है वो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है सोने में, और दूसरे नंबर पे होता है चांदी में। सोने की इतनी आप देखा होगा सोने को कितने, हमारे जो गहने होते हैं सोने के बने होते हैं, तो उनको कितना पतला किया जा सकता है क्योंकि उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार से धातुओं में एक और है तन्यता का गुण, मतलब पतली तार बनाने का गुण। जितने भी धातु होते हैं उनकी एकदम पतली महीन तार बन सकती है, और ये गुण सबसे ज्यादा सोने में होता है। सोने के ये जब इनके परीक्षण लिए गए, ऑब्जर्वेशन लिए गए, तो पाया गया कि 1 ग्राम सोने को आप 2 किलोमीटर लंबा खींच सकते हो। इतने ज्यादा इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है सोने में। दूसरे नंबर पे चांदी होता है। अगर हम सुचालक की बात भी करें तो धारा का जो सबसे बढ़िया सुचालक होता है वो होता है चांदी। चांदी से अगर हम कुछ कम की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है तांबा, और तांबे से भी कम की बात करें तो तीसरा है एल्यूमिनियम। आपसे अगर प्रतियोगिता प्रश्न में कोई प्रश्न पूछा जाए कि धारा को प्रवाह के लिए आप कौन सी तारों को सबसे ज्यादा प्रेफर करोगे, तो सबसे बढ़िया तार तो जो है वो चांदी की होगी क्योंकि सबसे धारा का प्रवाह करेगा। एक धातु को किसी भी प्रवाहिता के गुण को चेक करने के लिए हमारे पास एक होता है प्रतिरोध, धारा का प्रतिरोध, कि जब हम तारों में से धारा का प्रवाह करवाया जाता है तो उसमें से तार कुछ न कुछ धारा को खुद रोक लेती है, जिससे हम प्रतिरोध कहते हैं, और वो धारा आगे नहीं पहुंच पाती। तो हमें ऐसी तारों को काम में नहीं लेना जो धारा को खुद रोक ले, जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो। तो चांदी का जो प्रतिरोध है वो सबसे कम है। इसका मतलब जितनी ज्यादा पीछे से धारा आएगी वो अधिकतम धारा को आगे पहुंचा सकता है, हमारे घरों तक पहुंच सकती है। तो सबसे बढ़िया चांदी है, पर चांदी महंगी होने के कारण हम इनको तारों को अपने काम में नहीं लेते। दूसरे नंबर पे तांबा। तांबा भी बहुत काम में लिया जाता है, पर ये भी अब महंगा हो गया, तो इसलिए ज्यादातर अब हम तारों को बनाने में एल्यूमिनियम को काम में लेते हैं, क्योंकि इसकी चालकता भी ज्यादा है, प्रतिरोध कम है, और ये सस्ती भी है। तो ये धातु की अगली बात करें क्रियाशीलता। धातु क्रियाशील होते हैं, पर कुछ धातु जो होते हैं वो नोबल धातु, उत्कृष्ट धातु के रूप में काम में लिए जाते हैं, जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। जैसे सोना, सोने की क्रियाशीलता बहुत कम है। चांदी, चांदी की क्रियाशीलता भी कम है। उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद कॉपर, तांबा। ये धातु होते हुए भी कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इनको हम उत्कृष्ट धातु कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत पुराने हमारे सोने के जेवरात निकलते हैं, चांदी के निकलते हैं, वो खराब नहीं होते। लेकिन अगर हम लोहे की बात करें तो लोहा एक रात के अंदर ही, लोहे एक रात के अंदर ही उसके अंदर जंग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्रियाशील धातु है, जबकि सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर ये ऐसे धातु हैं ये काफी समय तक भी खराब नहीं होते। ये कम क्रियाशील धातु कहलाते हैं, इनको हम उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। अब हम अगली श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं अधातु, नॉन मेटल। अधातु या नॉन मेटल। ये तत्व का अगला प्रकार है जो धातु से एकदम विपरीत है। इसके बारे में अधिकतर बात करें, जैसे कार्बन, सल्फर,
फास्फोरस, ये अधातुओं के उदाहरण हैं। जैसा कि हमने भी पढ़ा कि धातु धारा के सुचालक होते हैं, मतलब धारा का प्रवाह करते हैं, तो अधातु जो होते हैं वो अधातु धारा के वो चालक होते हैं, मतलब इनके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता। इसमें केवल एक अपवाद है जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन से बनता है, परंतु ग्रेफाइट धारा का सुचालक होता है। ये क्योंकि इसके अंदर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और उसी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण ये धारा का प्रवाह करता है। उसके बाद ताप के भी कुचालक होते हैं, अपने अंदर ताप का प्रवाह नहीं करते। उसके बाद अधातु जो होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। भंगुर प्रवृत्ति के, जैसा कि हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था कि धातु जो है वो पीटने से फैल जाते हैं, परंतु ये पीटने से चटक के टूट जाते हैं। जैसे आपने कांच को देखा होगा, कांच जब हम पीटते हैं तो वो चटक के पीसेस में बदल जाता है, उसको कहते हैं ब्रिटल नेचर या भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद धातु जो होते हैं वो डल नेचर के होते हैं, मतलब जैसे हर धातु की एक विशिष्ट चमक होती है, परंतु अधातु की अपनी कोई विशिष्ट चमक नहीं होती, डल नेचर के होते हैं। तो ये अधातु जो है वो एकदम धातुओं के विपरीत गुण रखते हैं। धातुओं की संख्या ज्यादा है और अधातुओं की संख्या कम है। अब धातु और अधातु की मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं और ये जो होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार से ये धातुओं के विपरीत गुण रखते हैं। धातु गुण आपको याद हो जाएंगे तो अधातु गुण उनके उल्टे करके आप याद कर सकते हैं। इनके बाद जो हमारी तत्वों की तृतीय श्रेणी है वो है उपधातु। उपधातु